नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है वीकली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 8 से लेकर 15 सितंबर 2024 तक के समसामयिक घटनाक्रम पर आधारित 30 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को व्याख्या के साथ हल करेंगे। यूपीएससी स्टाइल के प्रश्न आपको इस वीडियो के अंतिम भाग में मिलेंगे। पहला प्रश्न है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 2492 कैरेट का हीरा हाल ही में किस देश में खोजा गया है? वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड विद 2492 कैरेट डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोत्सवाना। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित एक लैंडलॉक कंट्री है बोत्सवाना। यहाँ पर कारोवे डायमंड माइन में यह खोज की गई है। इस हीरे को मेगा डायमंड रिकवरी MDR एक्सरे ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करके पुनर्प्राप्त किया गया है। बोत्सवाना के GDP का 30% और इसके निर्यात का 80% हिस्सा हीरे से आता है। वैसे अब तक का सबसे बड़ा हीरा कुलिनन हीरा है, जिसका वजन है 3106 कैरेट, जिसे वर्ष 1905 में दक्षिण अफ्रीका में खोजा गया था। टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किस राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है? इंडियाज फर्स्ट स्टडी ऑन टील कार्बन हैज बीन कंडक्टेड इन विच नेशनल पार्क? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के भरतपुर में स्थित आर्द्रभूमि और पक्षी अभ्यारण्य के रूप में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। गंभीर और वानगंगा दो नदियां हैं जो इस राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है। टील कार्बन से तात्पर्य ऑलवन जल यानी गैर ज्वारीय आर्द्रभूमि में संग्रहित कार्बन से है, जिसमें वनस्पति, सूक्ष्मजीवी, बायोमास तथा घुले हुए कणिका कार्बनिक पदार्थ शामिल है। शोध में पाया गया है कि मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, जिसके कारण उत्सर्जन स्तरों को कम करने के लिए विशेष बायोचार का उपयोग करने की सिफारिश की गई है। सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया? इन विच स्टेट वाज मिलिट्री ट्रेनिंग युद्ध अभ्यास 2024 हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान में। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत अमेरिका संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण आयोजित किया गया। यह अभ्यास वर्ष 2004 से प्रतिवर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता रहा है। इस वर्ष का अभ्यास अर्ध रेगिस्तानी वातावरण में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य UN चार्टर के अध्याय 7 के तहत संयुक्त सैन्य क्षमता और सहयोग को बढ़ावा देना है। अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज का 7वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? इन विच कंट्री वाज द 7th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज हेल्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओमान। भारतीय वायुसेना और रॉयल ओमान वायुसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 2024 ओमान के मसीरा एयरबेस में आयोजित किया गया। इसका पहला संस्करण 2009 में ओमान के थुमरैत में दोनों वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया गया था। ओमान हरमुज जल डमरू मध्य के प्रवेश के द्वार के निकट अपनी रणनीतिक स्थिति तथा अरब सागर के ऊपर स्थित होने के कारण पश्चिम एशिया और हिंद महासागर क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। ग्लोबल बायो इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द ग्लोबल बायो इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। यह सम्मेलन 12 से 14 सितंबर तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया, प्रगति मैदान में। इस सम्मेलन में भारत की विस्तारित जैव अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित किया गया। भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 को लॉन्च किया गया। साथ ही 30 अभिनव स्टार्टअप का अनावरण किया गया। यह बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। यदि आप 70वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके बारे में जानकारी यहाँ दी जा रही है। लेकिन आइए इससे पहले जानते हैं कि एम्पियन एकेडमी ऐप ही क्यों, क्योंकि हमने करके दिखाया है। दोस्तों, सबसे पहले हमने करंट अफेयर्स का PDF कोर्स लॉन्च किया था। 66वीं BPSC प्रीलिम्स एग्जाम में कुल 36 प्रश्न टैली हुए थे करंट अफेयर्स। बिहार SI की परीक्षा हुई थी 2021 में, क्योंकि उस साल BPSC का कोई एग्जाम हुआ ही नहीं था, तो दोनों शिफ्ट मिला के 31 क्वेश्चंस टैली हुए थे। 67वीं BPSC प्रीलिम्स 2022 जो कि कैंसिल हो गया था और फिर उसका री एग्जाम हुआ था, दोनों मिला करके 59 क्वेश्चंस टैली हुए थे। BPSC CDPO प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2022 में,
तो उसमें भी 30 प्रश्न टैली हुए थे। तो आपने देखा कि ऑन एन एवरेज 30 क्वेश्चंस टैली हो रहे हैं करंट अफेयर्स से सिर्फ। उसके बाद 2023 में हमने डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज कोर्स लॉन्च किया करंट अफेयर्स के अलावे। तो परफॉर्मेंस 30 से बढ़ करके ऑलमोस्ट 45 हो गया है 68वीं और 69वीं में। तो आपने देखा 4 साल 6 एग्जाम, कंसिस्टेंसी एट इट्स बेस्ट। इस बार हमने लॉन्च किया है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज सबसे पहले, और अब आ गया है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स भी, यानी प्रीलिम्स के लिए फुल कोर्स रेडी है हमारा। तो इस बार का 70वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स का टारगेट रहेगा 120 आउट ऑफ 150। 120 प्रश्न टैली होते हुए दिखाई पड़ेंगे आपको, और इसीलिए हमने इस बार लॉन्च किया है मिशन 120। दोस्तों, इस एग्जाम्स में जितने भी प्रश्न टैली हुए हैं, यहाँ पर जो आंकड़ा दिया गया है, इसकी आप वीडियो हमारे एमपीएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पेज पर भी मिल जाएगा सारा। ये वीडियो जरूर देखें, इससे आपको पता चलेगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं और आपको एमपीएन एकेडमी का यूज कैसे करना है बेटर वे में। दोस्तों, इस मिशन में 3 भाग हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो कि सबसे पहले कोर्स लॉन्च हुआ था, वो अभी भी चल रहा है। उसके बाद है डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स, यानी डीएसजी नोट्स, स्टैटिक पोर्शन का कंप्लीट कवरेज, और टेस्ट सीरीज। 2 प्रकार के हैं, एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। तो यदि आप तीनों कवर करते हैं तो हमारा सब मिलाकर के होता है मिशन 120, यानी एक ही लक्ष्य है 70वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में 150 में से 120 प्रश्न टैली कराना। सबसे पहले करंट अफेयर्स, साल भर के करंट अफेयर्स को आप, यानी 1 ईयर ऑफ करंट अफेयर्स का सिस्टमेटिक रिवीजन कर सकते हैं केवल 18 घंटों में। आइए अब बात करते हैं न्यूली लॉन्च्ड डायमंड स्टैटिक जीके नोट्स की। सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे दोस्तों। और ये क्या है पीडीएफ नोट्स? इस पीडीएफ नोट्स में दोस्तों आपको एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड बुक्स दोनों को मिला करके एक निचोड़ प्रस्तुत किया गया है। फैक्ट्स तो सारे मिलेंगे ही मिलेंगे, कंसेप्ट भी मिलेंगे। इसमें डायग्राम, फ्लो चार्ट, पिक्चर्स, टेबल्स और वन लाइनर्स सबका बेहतरीन आपको इस्तेमाल दिखेगा। आपको अलग से कोई भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। इसे आप स्टडी कीजिए और फास्ट टाइम में इसका रिवीजन कीजिए, है ना कमाल। इस प्रकार का कंटेंट आपको मार्केट में और ऑनलाइन कहीं भी उपलब्ध नहीं मिलेगा। अब आपने स्टडी तो कर ली है, इसका प्रैक्टिस भी तो जरूरी है। तो इसके लिए हमारे पास 2 तरह के टेस्ट सीरीज हैं, एक है एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज और एक है डायमंड स्टैटिक जीके टेस्ट सीरीज। ये पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा कैसे? सबसे पहले आप एमपीएन एकेडमी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर चले जाएंगे, उसे डाउनलोड कर लेंगे। आपको इस प्रकार का लोगो दिखेगा। ओटीपी डाल करके स्टोर सेक्शन में चले आएंगे, वहाँ पर जा करके आप कोर्स चुनिए। जैसे ही कोर्स पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर नीचे आपको दिखेगा आई एम इंटरेस्टेड का एक बटन। वहाँ जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का लिंक उपलब्ध हो जाएगा आपके मैसेज में, और व्हाट्सएप पर भी लिंक आ जाएगा। वहाँ पर जाके शुल्क का भुगतान कर दीजिए। एमपीएन एकेडमी ऐप के कंटेंट सेक्शन में आपको कोर्स उपलब्ध हो जाएगा। एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया OCA? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रणधीर सिंह। इनका चुनाव 8 सितंबर को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 44वीं OCA आम सभा में सर्वसम्मति से हुआ। इनका कार्यकाल 2024 से 2028 तक रहेगा। ये 5 बार के ओलंपियन हैं। इन्होंने 1978 और 1994 के बीच 4 एशियाई खेलों में भी हिस्सा लिया था। संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? हु हैज बीन री इलेक्टेड चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट्री ऑफिशियल लैंग्वेज कमेटी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह को सर्वसम्मति से संसदीय राजभाषा समिति का पुनः अध्यक्ष चुना गया है। नई सरकार के गठन के बाद संसदीय राजभाषा समिति के पुनर्गठन के लिए नई दिल्ली में समिति की बैठक हुई, जहां गृह मंत्री को अध्यक्ष चुना गया। संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 5वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? द 5th एडिशन ऑफ द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज अल नजा टुक प्लेस इन विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओमान। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजा का 5वां संस्करण 13 से 26 सितंबर को ओमान के सलाला में रबकुट प्रशिक्षण क्षेत्र में हुआ। इस टुकड़ी में भारत के 60 सैनिक शामिल हुए। इसका प्रतिनिधित्व
नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के एक बटालियन द्वारा किया गया। यह अभ्यास 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता रहा है। भारत के नए वित्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, तुहिन कांत पांडे। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने तुहिन को वित्त सचिव के पद पर नियुक्त करने को मंजूरी दी है। 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी तुहिन कांत पांडे वर्तमान में दीपम के सेक्रेटरी थे। इन्होंने टीवी सोमनाथन की जगह ली है, जिन्हें भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया था। US ओपन टेनिस 2024 का महिला एकल खिताब किसने जीता? हु वन विमेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन टेनिस 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अरीना सबलेंका। बेलारूस की टेनिस स्टार अरीना सबलेंका ने आर्थर एस स्टेडियम में अमेरिका की जेसिका पेगुला को 7-5, 7-5 से हराकर पहली बार US ओपन का खिताब जीता। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी सबलेंका का यह तीसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब है। इन्होंने जनवरी में लगातार दूसरे साल ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। क्या आपने एम्पियन एकेडमी का टेलीग्राम पेज ज्वाइन किया है? नहीं? अरे अवश्य ज्वाइन कीजिए। इस प्रकार का लोगो आपको दिखेगा, सर्च कीजिए एम्पियन एकेडमी टेलीग्राम पर। क्या क्या मिलेगा आपको? BPSC परीक्षा से संबंधित अपडेटेड न्यूज आपको मिलेगी। कोई भी नोटिफिकेशन आती है या पेपर में कोई न्यूज आती है तो आपको मिलती रहेगी। BPSC प्रिपरेशन यानी तैयारी से संबंधित स्ट्रेटजी या रणनीति की PDF आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। टेस्ट सीरीज के सिलेबस और शेड्यूल को जारी किया जाता है यहाँ पर, और एम्पियन एकेडमी के कोर्सेस और यूट्यूब वीडियो के अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो इस पेज को अवश्य ज्वाइन कीजिए। अग्नि 4 मिसाइल का परीक्षण किस राज्य से किया गया? अग्नि 4 मिसाइल वाज टेस्टेड फ्रॉम विच स्टेट? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का 6 सितंबर को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित ITR से सफल प्रक्षेपण किया गया। यह DRDO द्वारा विकसित मध्यम से अंतर महाद्वीपीय दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की अग्नि श्रृंखला में चौथी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता कितनी है? 4000 किलोमीटर और इसकी लंबाई 20 मीटर तथा यह 1000 किलो का पेलोड ले जा सकती है। भारत के किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के शीर्ष 50 सबसे अच्छे कनेक्टेड हवाई अड्डों में से एक में रखा गया है? विच एयरपोर्ट इन इंडिया हैज बीन प्लेस्ड इन वन ऑफ द टॉप 50 बेस्ट कनेक्टेड एयरपोर्ट्स इन द वर्ल्ड इंटरनेशनली? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ऑफिशियल एयरलाइन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने 24वां स्थान हासिल किया है। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे को पहले तथा मलेशिया के कुआलालंपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को दूसरे स्थान पर रखा गया है। ये जो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसको भारत में पहला शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन यानी नेट जीरो कार्बन एमिशन कंप्लांट हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया है। यह देश का एकमात्र हवाई अड्डा है जिसमें 4 रनवे हैं। US ओपन टेनिस 2024 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता? हु वन मेंस सिंगल्स टाइटल ऑफ US ओपन टेनिस 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जैनिक सिनर। इटली के जैनिक सिनर ने अमेरिका के टेलर फिट्ज को 6-3, 6-4, 7-5 से हराकर अपने करियर का दूसरा ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीता। इन्होंने इससे पहले 2024 ऑस्ट्रेलियन ओपन का पुरुष एकल खिताब जीता था। सेमिकॉन इंडिया 2024 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? इन विच सिटी वाज द सेमिकॉन इंडिया 2024 कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज्ड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नोएडा। इसका आयोजन 11 से 13 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में दुनिया भर के 144 सेमीकंडक्टर उद्योग से जुड़े CEO शामिल हुए। इस सम्मेलन का विषय यानी थीम था सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना। इन्वेस्ट इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारतीय सेमीकंडक्टर बाजार, जिसका मूल्य वर्तमान में $23 बिलियन के लगभग है, 2028 तक $80 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप 2024 में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के ही अंडर 20 में कांस्य पदक किसने जीता? हु वन द गोल्ड मेडल इन गर्ल्स अंडर 16 एंड ब्रॉन्ज मेडल इन गर्ल्स अंडर 20 इन द कॉमनवेल्थ चेस चैंपियनशिप 2024? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, शुभी गुप्ता। भारत की शुभी गुप्ता ने श्रीलंका के कलुतारा में
हाल ही में संपन्न हुई राष्ट्रमंडल शतरंज चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 16 में स्वर्ण और लड़कियों के अंडर 20 में कांस्य पदक जीता। शुभी ने इससे पहले राष्ट्रमंडल युवा शतरंज चैंपियनशिप में अंडर 12 में स्वर्ण पदक जीता था। एशियन किंग वल्चर के संरक्षण और प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेयर हैज़ द कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर फॉर एशियन किंग वल्चर बीन इनॉग्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर वन प्रभाग के कैंपियरगंज रेंज में बना ये अपनी तरह का पहला केंद्र है। इसका उद्घाटन प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 सितंबर को किया। गोरखपुर में इस केंद्र को लगभग 3 करोड़ की लागत से तैयार किया गया है। इस सुविधा में जीव विज्ञानी और वैज्ञानिकों सहित 8 कर्मचारी हैं। भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए किस संगठन ने लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? विच ऑर्गेनाइजेशन हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद लॉकहीड मार्टिन टू एनहांस द C-130J सुपर हरक्यूलिस प्रोग्राम इन इंडिया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, TASL। भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड यानी TASL ने अमेरिकी रक्षा और एरोस्पेस निर्माता लॉकहीड मार्टिन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसमें भारतीय वायुसेना के मध्यम परिवहन विमान यानी MTA कार्यक्रम के लिए भारत में C-130J विनिर्माण और असेंबली का विस्तार करना भी शामिल है, जो अमेरिकी और भारत सरकार की मंजूरी के लिए लंबित है। फिलहाल कितने करोड़ वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दी गई है? फॉर हाउ मेनी करोड़ सीनियर सिटीजन्स हेल्थ कवरेज हैज बीन अप्रूव्ड अंडर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 6 करोड़। इस निर्णय के तहत 70 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य कवरेज प्राप्त होगा, चाहे उनकी आयु कितनी भी हो। इस विस्तार से लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को लाभ होगा, जिसमें 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिक शामिल है। इन्हें प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किया जाएगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड यानी डिस्टिंक्ट कार्ड जारी किया जाएगा। सीताराम येचुरी, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, का संबंध किस पार्टी से था? सीताराम येचुरी हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज बिलोंग टू विच पार्टी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, CPIM। वरिष्ठ माकपा नेता सीताराम येचुरी का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वह 1992 से CPIM के पोलित ब्यूरो के सदस्य थे। वे 2005 से 2015 तक पार्टी के महासचिव रहे और 3 लगातार कार्यकालों तक इस पद को संभाला। इनका जन्म 12 अगस्त 1952 को मद्रास में एक तेलुगु ब्राह्मण परिवार में हुआ था। येचुरी 1974 में स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी SFI में शामिल हुए। 1 साल बाद वह CPIM में शामिल हो गए और तब से इसी पार्टी के रहे। 80% आरक्षण वाला भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय किस राज्य में खोले जाने की घोषणा की गई है? इन विच स्टेट हैज इट बीन अनाउंस्ड टू ओपन इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल यूनिवर्सिटी विद 80% रिजर्वेशन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने कहा है कि आदिवासी समुदायों के लिए 80% आरक्षण वाला भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय नासिक में स्थापित किया जाएगा। वैसे भारत का पहला जनजातीय विश्वविद्यालय अनूपपुर जिले मध्य प्रदेश के अमरकंटक में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय है, जिसकी स्थापना 2007 में की गई थी। देश की जनजातीय आबादी के लिए उच्च शिक्षा और अनुसंधान की सुविधाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ और केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की है। इनमें से एक आंध्र प्रदेश केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय विजयनगरम में है। इसके अलावा तेलंगाना में भी इसकी एक सिफारिश की गई है। PME ड्राइव योजना के तहत अगले 2 वर्षों में कितने रुपये खर्च किए जाएंगे? हाउ मच मनी विल बी स्पेंट इन द नेक्स्ट 2 years अंडर PME ड्राइव स्कीम? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 10,900 करोड़ रुपये। यह योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अधिक सुलभ बनाना और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है। इस योजना के तहत बैटरी से चलने वाले 2 और 3 पहिया वाहनों, एम्बुलेंस, ट्रकों और अन्य उभरते EV के लिए लगभग 3,679 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। एम्बुलेंस को प्रोत्साहित करने के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। राज्य परिवहन निगमों को 14,028 बसें खरीदने के लिए 4,391 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। चार्जिंग स्टेशन के लिए 2,000 करोड़ रुपए,
आवंटित किए गए हैं। कैंसर की दवाओं पर जीएसटी दर कितनी कर दी गई है? व्हाट इज द जीएसटी रेट ऑन कैंसर मेडिसिन? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 5%। पहले यह 12% था, जिसे घटाकर 5% कर दिया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 54वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें से ये फैसला भी शामिल था। इसके अलावा नमकीन और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों पर जीएसटी दर भी 18% से घटा करके कितना कर दिया गया है? 12%। मेटल स्क्रैप पे भी घटा करके 18 से 12, जबकि कार की सीट पे जीएसटी दर 18 से बढ़ा करके कितनी कर दी गई है? 28%। मिशेल बार्नियर किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? मिशेल बार्नियर हैज़ बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने यूरोपीय संघ के पूर्व ब्रेग्जिट वार्ताकार मिशेल बार्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। मैक्रों ने 50 से ज़्यादा दिनों तक चल रही कार्यवाहक सरकार के बाद नए प्रधानमंत्री के नाम का ऐलान किया है। 73 वर्षीय बार्नियर ने फ्रांस के सबसे युवा प्रधानमंत्री गैब्रियल अटल से पदभार ग्रहण किया, जो पिछले 8 महीनों से पद पर थे। विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के जीडीपी विकास अनुमान को 6.6% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? द वर्ल्ड बैंक हैज इंक्रीज्ड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एस्टिमेट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25 फ्रॉम 6.6% टू हाउ मच? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 7%। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने इस संबंध में कहा है कि भारत की आर्थिक वृद्धि निजी उपभोग और निवेश जैसे मुख्य कारकों के कारण मध्यम अवधि में मजबूत बनी रहेगी। आईएमएफ और एशियाई विकास बैंक ने भी 31 मार्च 2025 को खत्म होने वाले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपने जीडीपी अनुमान को बढ़ाकर 7% ही किया है। आरबीआई ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया है। आइए अब यूपीएससी स्टाइल के प्रश्नों को हल करते हैं। शत्रु संपत्ति अधिनियम के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इनेमी प्रॉपर्टी एक्ट। सही उत्तर चुनना है। यह अधिनियम 1968 में भारत की संसद द्वारा पारित किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका तात्पर्य उन संपत्तियों या संस्थाओं द्वारा छोड़ी गई संपत्तियों से है जो वर्ष 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्धों और 1962 के चीन भारत युद्ध जैसे संघर्षों के बाद दुश्मन देशों कौन कौन से हैं? पाकिस्तान और चीन में चले गए थे। यह भी बिल्कुल सही है। 2017 के संशोधन में स्पष्ट किया गया है कि शत्रु संपत्ति सरकार के नियंत्रण में रहेगी, भले ही मूल शत्रु की स्थिति बदल जाए। यह भी बिल्कुल सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। अभी न्यूज में क्यों है? उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के कोताना गांव में स्थित शत्रु संपत्ति की 2 हेक्टेयर जमीन को 1.38 करोड़ रुपये में नीलाम किया गया। यह संपत्ति पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ से जुड़ी है। अमेजन वर्षा वन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अमेजन रेन फॉरेस्ट्स। गलत उत्तर चुनना है। यह विश्व का सबसे बड़ा उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन है। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, सबसे लार्जेस्ट, बिल्कुल सही है। यह उत्तर में गुयाना हाईलैंड्स, पश्चिम में एंडीज पर्वत, दक्षिण में ब्राजीलियाई केंद्रीय पठार और पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है। यह बिल्कुल सही है। यह दक्षिण अमेरिका के 7 देशों तक फैला हुआ है। गलत, 7 नहीं बल्कि 9 देशों तक फैला हुआ है। कौन कौन से? ब्राजील जहाँ पर सबसे अधिक है 60%, उसके बाद वेनेजुएला, कोलंबिया, सूरीनाम, पेरू, इक्वाडोर, बोलीविया, फ्रेंच गुयाना और गुयाना। न्यूज़ में भी क्यों है? एक नए अध्ययन में पाया गया है कि अमेजन वर्षा क्षेत्र के लगभग आधे कार्बन का हिस्सा इनकी लगभग 2% प्रजातियों में समाहित है। ये प्रजातियां प्रायः विशाल कठोर लकड़ी के पेड़ हैं जो जलवायु परिवर्तन और अवैध कटाई के लिए सबसे अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल तीसरा कथन गलत है। पीएम श्री योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पीएम श्री स्कीम। सही उत्तर चुनना है। इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है, बिल्कुल गलत है यह। इसका संबंध कृषि क्षेत्र से नहीं बल्कि शिक्षा क्षेत्र से है। इसे 7 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था, यह सही है। इसका लक्ष्य 2026-27 तक भारत में 14,500 से अधिक इकाइयाँ स्थापित करना है, यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3 सही है। न्यूज़ में भी क्यों है? पंजाब के बाद दिल्ली सरकार ने पीएम श्री, फुल फॉर्म है इसका प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया,
योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्रालय ने पीएम श्री योजना में भाग लेने की अनिच्छा के कारण दिल्ली, पंजाब और पश्चिम बंगाल को समग्र शिक्षा अभियान के तहत धनराशि देना बंद कर दिया था। तो पंजाब और दिल्ली दोनों अब सहमत हो गए हैं, पश्चिम बंगाल रह गया है। फेकल माइक्रोबायोटा प्रत्यारोपण FMT के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फेकल माइक्रोबायोटा ट्रांसप्लांटेशन FMT। सही उत्तर चुनना है। इसका लक्ष्य दाता से प्राप्त लाभकारी बैक्टीरिया को प्राप्तकर्ता की आहार नाल यानी एसोफेगस में प्रत्यारोपित करना है। बिल्कुल सही है। ये बैक्टीरिया जटिल खाद्य घटकों को तोड़ने में मदद करते हैं और B12 और K जैसे आवश्यक विटामिन का उत्पादन करते हैं। यह भी सही है। यह आहार नाल माइक्रोबायोम में व्यवधान को ठीक करने में मदद करता है। बिल्कुल सही है यह। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों सही है। फेकल सामग्री को चिकित्सीय उपचार के रूप में प्रयोग करने की अवधारणा, जिसे फेकल माइक्रोबायोटा प्रत्यारोपण के रूप में जाना जाता है, ने आरंभ में असंतोषजनक प्रदर्शन के बावजूद आहार नाल, गट कह सकते हैं या एसोफेगस कह सकते हैं, संबंधी विकारों के उपचार के लिए ध्यान आकृष्ट किया है इसने। फिलाडेल्फी कॉरिडोर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट फिलाडेल्फी कॉरिडोर। सही उत्तर चुनना है। यह 14 किलोमीटर लंबी भूमि की पट्टी है जो गाजा और मिस्र के बीच संपूर्ण सीमा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती है। बिल्कुल सही है यह। इसमें राफा क्रॉसिंग शामिल है और यह भूमध्य सागर से लेकर इजराइल के साथ केरेम शालोम क्रॉसिंग तक जाती है। यह भी सही है। 2005 में गाजा से इजराइल की वापसी के बाद इस कॉरिडोर को असैन्यीकृत सीमा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। यह भी सही है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 तीनों सही है। 2005 से मिस्र और फिलिस्तीनी प्राधिकरण इस आरक्षित प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। यह गाजा को इजराइल से मुक्त बाह्य विश्व से जोड़ने वाला एकमात्र संपर्क मार्ग था। 2007 में हमास ने गाजा पर नियंत्रण कर लिया, जिसके कारण से तनाव बढ़ गया और सीमा पर तस्करी गतिविधियां जारी रही। अब इजराइल हमास संघर्ष के दौरान इजराइल ने घोषणा की है कि वह इस पर कब्जा करेगा, इस पर नियंत्रण करेगा। दोस्तों, जैसा कि बताया गया है, इस वीडियो लेक्चर का PDF आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में अलग अलग फुल डिस्क्रिप्शन के साथ एम्पियन एकेडमी ऐप पर प्राप्त होगा। दोस्तों, आप इन PDF के सहारे इस वीडियो लेक्चर को आसानी से 5 से 6 मिनट में रिवाइज कर पाएंगे, जिससे आपका बहुत सारा समय बचेगा, जिसे आप स्टैटिक पोर्शन पर खर्च कर सकते हैं और अपने टाइम को बेटर मैनेज कर सकते हैं। एम्पियन एकेडमी ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। चलिए अंतिम प्रश्न को हल करते हैं। लॉस एंड डैमेज फंड LDF के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉस एंड डैमेज फंड LDF। सही उत्तर चुनना है। इसकी स्थापना 2021 में ग्लासगो में आयोजित UNFCCC COP26 में की गई थी। गलत है यह। इसकी स्थापना वर्ष 2022 में मिस्र में आयोजित 27वें COP27 में की गई थी। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के कारण आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान से पीड़ित क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। बिल्कुल सही है यह कोष चरम मौसम की घटनाओं और धीमी गति से होने वाली प्रक्रियाओं जैसे समुद्र के बढ़ते जल स्तर से होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति करता है। यह भी सही है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। केवल 2 और 3 कथन सही है, पहला गलत है। अभी न्यूज में क्यों है? केरल के वायनाड जिले में हुए विनाशकारी भूस्खलन के बाद जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के तहत लॉस एंड डैमेज फंड के माध्यम से मुआवजे का दावा करने के लिए उपराष्ट्रीय संस्थाओं की पात्रता के संबंध में एक महत्वपूर्ण परिचर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, इसी के साथ साप्ताहिक करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज के इस संस्करण को समाप्त करने की आपसे इजाजत चाहूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन।